नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज एक हाई वोल्टेज करंट पास हुआ। मामला बिल्कुल वैसा ही था। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एल विक्टोरिया गौरी, ऑनरेबल जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी शपथ लेने जा रही थी मद्रास हाई कोर्ट में, और उनकी शपथ से पहले चीफ जस्टिस के यहाँ वो मामला मेंशन किया गया। उससे पहले रजिस्ट्रार को एग्री किया गया था। एक दिन पहले चीफ जस्टिस की अदालत में मेंशन किया गया था कि साहब कल सुन लीजिए, नहीं तो एल विक्टोरिया गौरी शपथ ले लेंगी, उनके स्टे करवाइए। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की कभी सक्रिय कार्यकर्ता थी। उनके बयान बहुत सारे ओपन मार्केट में ओपन उनके स्टेटमेंट थे, और उन स्टेटमेंटों में उन्होंने लगातार क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के विषय में बहुत सारे बयान दिए थे। तो ऐसे मामलों में एल विक्टोरिया गौरी का मामला 9:30 बजे चीफ जस्टिस की अदालत में लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं, वो दूसरी बेंच में सुनवाई होगी। दूसरी बेंच में 3 जजेस सुनेंगे, मालूम पड़ा बाद में वो 2 ही जजेस हैं। और उन 2 जजों ने सुनवाई करते समय कहा कि कोई मामला नहीं बनता है, हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी और सूटेबिलिटी में फ़र्क होता है। वो सूटेबल हैं कि नहीं है ये पता किया जा सकता है तब ही जब वो सीट पर बैठ जाएंगी। उनके डिसीजंस कुछ आने शुरू हो जाएंगे, उन डिसीजंस के बाद उनको परमानेंट किया जाएगा। ये सब कुछ उस समय हुआ था एल विक्टोरिया गौरी को रोकने के लिए, मद्रास हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ लेने के लिए। और ये कहा जा रहा था कि साहब अगर वो शपथ ले ही लेंगी तो फिर क्या फ़ायदा है, आप रोक अभी स्टे करिए, उनकी जो कंसेंट है उसको वापस करवाइए, उनकी जो रिकमेंडेशन है उस रिकमेंडेशन को वापस करवाइए। तो उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं संभव है, क्योंकि रिकमेंडेशन कोलिजियम ने किया है और कोलिजियम दोबारा बैठे उठे ये हो वो हो देखेंगे। बिल्कुल वैसा ही आज दिल्ली में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हुआ। और प्रशांत भूषण ऑनरेबल चीफ जस्टिस की अदालत में खड़े हुए, उन्होंने मामले को मेंशन किया, जबकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस की अदालत में एक बहुत महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई चल रही है। आपको याद होगा कि मामला चल रहा है शिवसेना बनाम शिवसेना का, उद्धव गुट बनाम शिंदे गुट, और क्या स्पीकर कर सकता नहीं कर सकता है, स्पीकर के जाने का समय है तो क्या कर सकता है, राज्यपाल को ये राइट है कि नहीं है, विप प्रमुख अपॉइंट हो सकता है नहीं हो सकता है, ओरिजिनल पार्टी कौन है, कौन विप रहेगा कौन है, ये एक बड़ा मामला है जो नवाब राबिया के मामले को पर 5 जजों की बेंच से 7 जजों की बेंच में भेजा जाए और उस ऑर्डर को पलट दिया जाए। इसके लिए बहस चल रही है कि अगर भेजना है कि नहीं भेजना है। मैं उस पर अलग से सुनवाई जब पूरी होगी तो अलग से उस पर कमेंट्री करूंगा। लेकिन मामला दिल्ली में रैन बसेरे का था। रैन बसेरे को दिल्ली डीडीए तोड़ रहा है। रैन बसेरा दिल्ली में उसको कहते हैं जहाँ पर जो बेघर लोग होते हैं, बेघर लोगों को रहने की जगह दे दी जाती है दिल्ली सरकार के द्वारा, या दिल्ली की जो रिहेबिलिटेशन बॉडी है उस बॉडी के द्वारा जगह दे दी जाती है। तो उस जगह पर रैन बसेरा बना दिया जाता है, कुछ समय के लिए लोगों को रहने का वहाँ अनुमति हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ परमानेंट रहने की अनुमति हो जाए। खैर, उसके बाद सस्ती दरों पर रिहेबिलिटेशन करने की व्यवस्था की जाती है, लोगों के रहने जोड़ने की व्यवस्था की जाती है। ऐसी बहुत सारी प्रक्रिया उसमें पूर्ण होती है। उस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद ही लोगों को वहाँ शिफ्ट किया जाता है। मामला इसमें क्या है, जिसकी वजह से ये शेल्टर हाउस तोड़ा जा रहा है। बात यहाँ पर आई कि साउथ ईस्ट दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि डीसीपी ने ये कहा था कि ये क्राइम का केंद्र बन चुका है। इस यहाँ पर हिस्ट्री सीटर्स छुपते हैं या रहते हैं, इसलिए पूरे के पूरे क्षेत्र में इनकी वजह से बहुत सारा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और बहुत सारा असंतोष फैल रहा है, इनको यहाँ से हटाया जाए। दूसरा, हॉर्टिकल्चर डिवीज़न ने डीडीए को कहा था कि भाई हम यहाँ पर बंसेरा बसाने जा रहे हैं, बम्बू गार्डन जिसको कहते हैं, यानी कि बांस का बागीचा बनाने जा रहे हैं, और बांस का बागीचा बनाने के लिए हमको जगह की आवश्यकता है। और ये जो शेल्टर हाउस है वो उस बागान के, यानी कि जो वन विभाग की ज़मीन है, वन विभाग के उस गेट के पास जहाँ से घुसेंगे वहीं पर आता है। और इसी बम्बू गार्डन में G20 की समिट की कुछ मीटिंगों के लिए ये लोकेशन ड्यू की गई है, इसलिए और जल्दी हो जाता है। तो सवाल यहाँ पर कुछ खड़े हो गए। सवाल लोगों ने ये खड़े किए कि भाई आप इनको क्यों तोड़ रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं, ये बेचारे गरीब लोग हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये सब बातें वहाँ पर चल रही हैं। लेकिन कोर्ट के सामने मेंशन किया गया।
कोर्ट के सामने मेंशन करते समय ऑनरेबल चीफ जस्टिस से ये कहा गया कि साहब डेमोलिशन वहाँ पर हो रहा है, अगर डेमोलिशन न रोका गया तो फिर बड़ा गजब हो जाएगा। डेमोलिशन 50 परिवार हैं वहाँ पर रह रहे हैं जो लैंडलेस हैं, जो होमलेस हैं। ऐसे 50 परिवारों को G20 की बैठक के लिए कैसे हटाया जा सकता है? और जहाँ तक क्रिमिनल की बात आती है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की बात आती है, जो रिकमेंडेशन की गई है, तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस सक्षम नहीं है, दिल्ली पुलिस उसको रोक नहीं पा रही है और ऊपर से इल्ज़ाम इधर लगाई दे रही है। इसलिए ऐसे लोगों को वहाँ से हटाने की आवश्यकता नहीं है। आगे ये भी कहा गया, प्रशांत भूषण साहब ने ये भी कहा कि जो डेमोलिशन हो रहा है उस डेमोलिशन में हालांकि ये कहा जा रहा है कि स्टेट लेवल शेल्टर मॉनिटरिंग कमेटी SLSMC का प्रपोज़ल है और दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड प्रपोज़ल है, इसके बावजूद आप उसको हटा रहे हैं। तो फिर और ये कहा गया कि फिर इसमें 2 फोल्ड रिकमेंडेशन और हैं। साहब, इन लोगों को ऑल्टरनेट रिहेबिलिटेशन दिए बगैर कैसे हटाया जा सकता है? इनको पहले रहने की जगह दी जाए, उसके बाद इसको गिराया जाए। सरकार की समस्या ये है, DDA की समस्या ये है कि DDA वहाँ G20 की चूँकि बैठक होने वाली है, इसलिए विश्व के पावरफुल 20 कंट्रियों के लीडर्स आएंगे। उनको दिल्ली हमको अच्छी दिखानी है, दिल्ली खूबसूरत दिखानी है, दिल्ली समृद्ध दिखानी है। और ये जो समस्या है झुग्गी झोपड़ी वाली, इस समस्या से थोड़ा बचाना है, इसको पूरे विश्व के सामने ना दिखाई दे, ऐसी कोशिश करनी। लेकिन इस मामले में जब डेमोलिशन की बात आई तो सबसे पहले चीफ जस्टिस की अदालत, चीफ जस्टिस ने कहा भाई 2 जजों की बेंच में पिटीशन आपकी फाइल्ड है, वो 22 तारीख को आने वाली है। जब 22 तारीख को आएगी तो वहाँ पर बताइए। उन्होंने कहा साहब टूटी जा रही है, आप 22 तारीख की बात कर रहे हैं, वो तो टूट नहीं जा रही। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, जिस बेंच को हमने भेजा है ऑनरेबल जस्टिस भट्ट और ऑनरेबल जस्टिस दत्ता की अदालत में लगा है, आप वहाँ मेंशन कर ली। उन्होंने ऑनरेबल भट्ट तो साहब है ही नहीं, तो उन्होंने कहा ऑनरेबल जस्टिस ऋषिकेश रॉय के साथ ही इस समय ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता बैठे हुए हैं, वहाँ चले जाइए और वहाँ मेंशन करिए, क्योंकि उनको ही सुनना है। वहाँ वो पहुँचे तो ऑनरेबल जस्टिस रॉय ने कहा कि भाई हम क्या कर सकते हैं। बोले साहब आपने जब इतना लेट हो गया, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, इतनी देर में हम आपको फ़ोटो शो कर सकते हैं, हम आपको वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। वो शेल्टर हाउस गिरा दिया गया है, वो शेल्टर हाउस डेमोलिश कर दिया गया है, जबकि अभी भी रिहेबिलिटेशन नहीं किया गया है। और अभी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि जब गिर ही चुका है तो वह हम कर क्या सकते हैं, इसलिए चैप्टर क्लोज, अब कुछ नहीं हो सकता इसमें, हम अब कुछ नहीं कर सकते। जो बिल्डिंग गिरा दी जा चुकी है, जो सबको जमींदोज किया जा चुका है, उसमें अब हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अर्जेंटली मेंशन करने आए तो हम आपकी मदद करें कैसे, हम आपके लिए करें क्या? बिल्डिंग स्टे ऑर्डर या किसी कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा बिल्डिंग दोबारा तो खड़ी हो नहीं जाएगी। इनका कहना था कि एकदम आप उसको सुनिए, रिहेबिलिटेशन के लिए ऑर्डर करिए, रिहेबिलिटेशन ऑल्टरनेटिव तुरंत मुहैया करवाइए। कोर्ट के सामने समस्या ये थी कि बहुत पहले से इसको गिराने की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन वो कोर्ट में घसीटते घसीटते इधर की कोर्ट उधर की कोर्ट, ये कार्रवाई वो कार्रवाई, ये सरकार वो DDA, ये सब चलते चलते लंबा समय बीत गया। तो अब इसमें बात बिल्कुल आपको याद होगा, कुछ समय पहले मैंने कहा था कालका जी मंदिर का भी ये इशू था कि कब से केस चल रहा है, लोग आज समय दे दीजिए, इस बार नवरात्र हैं तो उसमें समय दे दीजिए, कि उस बार सर्दी पड़ रही तो उसलिए समय दे दीजिए, और ऐसा कई बार होता रहा। कोर्ट ने जब ऑर्डर कर दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, तो उसके बाद लोग वहाँ से खाली नहीं किए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मामला आ गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने बाद में अचानक कहना पड़ा कि आपको हम कल तक का समय नहीं दे सकते, आप आज ही उसको खाली करिए, सर्दी गर्मी बरसात का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लंबे समय से आप ऐसा करते आ रहे हैं और किसी न किसी टेक्टिक को अपनाकर इसको लंबे समय से बचाते चले आ रहे हैं, खींचते चले आ रहे हैं। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी वैसा ही हुआ कि लंबे समय से इसकी प्रक्रिया चल रही है, सरकार DDA ज़मीन अपनी खाली करवाना चाहती है, लेकिन वो खाली नहीं हो पा रही थी, कुछ ना कुछ टैक्टिक लगाकर उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा था। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए और कहा कि भाई इसमें हम आपकी मदद नहीं कर सकते। दूसरी बात एक और है कि सरकारी ज़मीन जहाँ पर इंक्रोचमेंट किया गया हो, शेल्टर हाउस बनाया गया हो, कुछ समय के लिए अलॉट किया गया हो या किसी साधन से अलॉट किया गया हो, उसमें SLSMC या DUSIB जो दिल्ली की शेल्टर करने के लिए इम्प्रूवमेंट बोर्ड है कि शेल्टर को, अर्बन शेल्टर को कैसे इम्प्रूव किया जाए। अब ये कहते हैं कि साहब अर्बन रिहेबिलिटेशन के लिए अलग से कोई स्कीम बनाइए। मतलब प्रशांत भूषण का कहना ये था कि अर्बन रीसेटलमेंट के लिए या रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ स्कीम बनाइए और उनको रिहेबिलिटेट करवाइए।
जब तक उनको वो रिहेबिलिटेट ना कर दिया जाए तब तक उनको वहाँ से ना हटाया जाए, उस ज़मीन पर ही उनको अस्थायी आवास बनाकर दे दिए जाएं। आपको याद होगा कि सूरत में एक 2.5 किलोमीटर का एक क्षेत्र था रेलवे का, उसको खाली करने की बात आई थी और हमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि नहीं, रेलवे ट्रैक के विकास के लिए उसको खाली किया जाए और उसको तुरंत हटाया जाए। हाँ, रिहेबिलिटेशन की बात लगातार करते आए हैं। तो रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है कि आपने झुग्गी तोड़ी, उसकी जगह मकान बना कर दीजिए। आपने कहीं से शेल्टर हाउस हटाया तो उसकी जगह दूसरा शेल्टर हाउस बना कर दीजिए। शेल्टर हाउस अस्थायी रूप से बनाया जाता है ताकि रात में रैन बसेरे में लोग मरे नहीं, लेकिन वहाँ तो पूरे परिवार रहने लगे। ज़मीन फ्री की मिल गई, सरकार ने ज़मीन दे दी, वहाँ रहने लगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग आखिर हैं कौन, ये कहाँ से आए, ये किस प्रजाति के हैं, ये किस देश के हैं, किस राज्य के हैं। राज्यों के विषय में हमारे पास एक बिल्कुल सिंपल कानून है और वो कानून ये है कि हर राज्य में अपना रिजर्वेशन होता है। आपको याद होगा कि हर राज्य में अगर कोई SC ST उत्तर प्रदेश में है और वो SC ST दिल्ली में रिजर्वेशन मांगने जाता है तो उसको वहाँ रिजर्वेशन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन का अधिकार आपको अपने रिस्पेक्टिव राज्य में ही है। इसी प्रकार शेल्टर का भी अधिकार आपको अपने रिस्पेक्टिव राज्य में है। इसी प्रकार रिहेबिलिटेशन का अधिकार भी आपको अपने रिस्पेक्टिव राज्य में है। सवाल ये पैदा होता है कि दिल्ली ये पहुँचे कैसे, ये कौन लोग हैं जो दिल्ली चले जाते हैं, ये कौन लोग हैं जो हल्द्वानी चले जाते हैं, ये कौन लोग हैं जो रेलवे ट्रैक के किनारे रहने जाते हैं, इनके पूर्वज कौन हैं, इनके परिवार कौन है, ये कौन से गांव से आए हैं, कौन सी बिरादरी के लोग हैं, इनके वंशजों के नाम क्या हैं, इनकी सीरीज़ क्या है, क्या ये बांग्लादेशी हैं, क्या ये रोहिंग्या हैं, क्या ये पाकिस्तानी हैं, क्या ये कहीं उइगर मुसलमान हैं, श्रीलंका से आए हुए कुछ ऐसे भाग कर घुसे हुए लोग हैं। ये विचार करना पड़ेगा कि आखिर ये हैं कौन से। और अगर ये इन देशों से, विदेशों से नहीं आए हुए हैं तो भारत के ही हैं, और अगर ये भारत के हैं तो भारत के कौन से राज्य से हैं। जिस राज्य से हैं उस राज्य की जिम्मेवारी बनती है कि ये उनको रिहेबिलिटेशन दिया जाए। चूंकि उस राज्य की जिम्मेवारी बनती है कि रिहेबिलिटेट किया जाए, या उस राज्य की जिम्मेवारी बनती है कि राइट टू शेल्टर चूंकि फंडामेंटल राइट है, लेकिन जैसे मैंने कहा रिजर्वेशन का अधिकार आपको अपने राज्य में होता है जहां के आप डोमिसाइल होते हैं, इसी प्रकार शेल्टर का राइट भी आपको अपने यहाँ होना चाहिए जहां के आप डोमिसाइल हैं। आप अगर ये कहें कि मैं रहता तो कहीं कानपुर देहात के गांव में हूं, लेकिन साहब मुझे मुंबई में रिहेबिलिटेशन किया जाए, मुझे मुंबई की एक रिहायशी एरिया में रिहेबिलिटेट किया जाए, क्या ये मुंबई सरकार करने के लिए बाध्य हो सकती है? आप यहाँ से निकलकर, आप उत्तराखंड के एक गांव से निकलकर चले, दिल्ली के किनारे एक झुग्गी में रहने लगे, दिल्ली की वो झुग्गी हटाई गई और अब आप कहते हो कि हमें रिहेबिलिटेट यहीं पर करिए, जबकि आपकी मूल वंश तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड से है। तो सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि जो रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी बनाई जाए वो पॉलिसी क्या पोजीशन के आधार पर बनाई जानी चाहिए या फिर डोमिसाइल के आधार पर बनाई जानी चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसा नियम नहीं है कि पोजीशन के आधार पर हम किसी को रिजर्वेशन दे देते हों, पोजीशन के आधार पर किसी को बेनिफिट दे देते हों, पोजीशन के आधार पर राज्य सरकारें उनका रिहेबिलिटेशन करवा सकती हैं क्या? ये बहुत सारे मूल प्रश्न हैं जिन पर हम सबको जवाब ढूंढने होंगे। आखिर इन रैन बसेरों में रहने वाले लोग के साथ रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी बनाते समय क्या ये विचार करना होगा कि ये कौन से गांव से आए हुए लोग हैं, क्या वहीं पर इनका रिहेबिलिटेशन हो सकता है, क्या वहीं पर इनको बसाया जा सकता है। इसके 2-3 लाभ होना स्वाभाविक है। पहला लाभ ये है कि कहीं ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या, उइगर, पाकिस्तान के लोग या फिर श्रीलंका से आए लोग या किसी और देश से भारत में गलत तरीके से इन्फिल्ट्रेट किए हुए लोग तो नहीं हैं जो भारत के कानूनों को तोड़कर भारत में आए। बॉर्डर पर घुसते समय अगर आर्मी के हत्थे चढ़ जाते तो सीधा गोली मारकर इनको समाप्त कर दिया जाता, लेकिन ये वहाँ से जब इस क्षेत्र में घुस आए तो फिर इनको यहाँ फंडामेंटल राइट दे दिए जाएँ। क्या ऐसा संभव है कि एक क्रिमिनल को जो क्राइम करके आया, वो भी राष्ट्र के विरुद्ध क्राइम करके आया हो, उसको भारत के अंदर फंडामेंटल राइट देकर राइट टू शेल्टर उसका फंडामेंटल राइट बना दिया जाए? ये विचार करना ही होगा। दूसरी बात ये भी है कि अगर हम रिस्पेक्टिव विलेज में, रिस्पेक्टिव गांव में या उसके पूर्वज जहां पर रहते थे वहां पर इनका रिहेबिलिटेशन करवाने की प्रतिज्ञा लेते हैं तो भारत के नागरिकों का रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। लेकिन ऐसा रिहेबिलिटेशन करते समय वहां पर वो रोजी रोजगार की बात करेंगे तो फिर मैं जानता हूं सेल्फ हेल्प ग्रुप वहां पर तमाम तरह के एक्टिव है, हर राज्य की स्कीम चलती है, वो उनको कुछ ना कुछ रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं। लेकिन
इन लोगों को वहाँ पर ही पट्टे देकर घर बनाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत, या कांशीराम योजना चलती है, इंदिरा आवास योजना चलती है, राजीव गांधी आवास योजना चलती है, लोहिया आवास योजना चलती है। हर राज्य में कोई ना कोई आवास योजना चलती है। उस योजना में उस राज्य को ये कहा जा सकता है कि आप ये सेटिस्फाई हो जाएं कि ये आपके राज्य के डोमिसाइल हैं, आपके राज्य के निवासी हैं, तो इनको इन योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए। लेकिन अगर ये लोग अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं बता सकते और हम ये ढूंढ नहीं सकते कि ये कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तो क्या जिन लोगों को बॉर्डर पर गोली मार देनी चाहिए थी वो भारत में घुस गए, तो क्या उनके रिहेबिलिटेशन को फंडामेंटल राइट मानते हुए उनको यहाँ पर ज़बरदस्ती कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा या सरकारों के ऊपर दबाव बनाकर उनको कहीं रिहेबिलिटेट किया जाना चाहिए? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। 22 तारीख को पिटीशन आएगी, 22 तारीख को रिहेबिलिटेशन के मामले में हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप में से कोई भी जो संजीदा है इन मामलों पर, इस लेक्चर को वहाँ टैग करिए जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कुछ एडवोकेट्स होते होंगे, कुछ मंत्रालय होते होंगे, कुछ सरकारें होती होंगी, कुछ सचिव होते होंगे, कुछ सचिवालय के लोग होते होंगे, कुछ रेलवे मिनिस्ट्री के लोग होते होंगे, कुछ अर्बन डेवलपमेंट के लोग होते होंगे, कुछ और इस प्रकार की एनजीओज होती होंगी जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं। उन सबको अगर ये बात, ये फार्मूला जो मैंने प्रपोज किया, ये वहाँ तक पहुँच जाए तो मेरा अनुमान ये है कि रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी भी बन सकती है और जो विदेशी इलीगल इमिग्रेंट भारत में घुस आए हैं, भारत के लिए वो राष्ट्रीय क्रिमिनल हैं, उनको भी उनके रिस्पेक्टिव देशों में डिपोर्ट किया जा सकता है। चूँकि हमारे पास डिपोर्टेशन की पॉलिसी है और इन देशों के साथ हमारी ट्रीटियाँ भी लगातार हो रही हैं या हो गई हैं, तो ऐसे देशों में इनको वापस भेजा जा सकता है। मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी ज़मीन को खाली करवाने को लेकर आदेश बिल्कुल उनकी अपनी नीति साफ हो गई है। बस इतनी सी बात बची है कि रिहेबिलिटेशन करवाया जाना चाहिए या नहीं, ये देखेंगे कि 22 तारीख को क्या होता है। लेकिन अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रिलीफ देने से मना कर दिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।